नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर आग लगने के दौरान 15 करोड़ की कैश देखी गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाकर इनका ट्रांसफर वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया है। वहीं देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कल ही यहां पे मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि अगर किसी कर्मचारी के घर से 15 लाख रुपए मिलते हैं तो उसे जेल भेज दिया जाता है। एक जस्टिस के घर से 15 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है तो उसे घर वापसी कराई जा रही है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक कूड़ेदान है? लोगों का भरोसा पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। हम कॉलेजियम के फैसले के पूरी तरीके से खिलाफ हैं। देखा जाए तो यह मामला काफ़ी ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। जानेंगे विस्तार से कि पूरा मामला क्या है। इसके अलावा क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा? महाभियोग कब लगाया जाता है? क्या है कॉलेजियम सिस्टम और किस प्रकार से जजों की नियुक्ति की जाती है? इन सारे बातों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज शुरू होने वाली है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए मामला क्या है। देखिए, यह घटना है होली की रात अर्थात 14 मार्च की, जब दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित यहाँ पे सरकारी बंगले पे आग लग गई थी। हालांकि फायर ब्रिगेड ने तत्काल एक टीम को उनके घर भेज दिया हुआ था, लेकिन रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि बंगले में आग बुझाने के दौरान 15 करोड़ रुपए की कैश देखी गई। इसके बाद यह बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक यहां पे पहुंच गया। अब यहां पे देखेंगे तो इस पर एक्शन लेते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा का फौरन ट्रांसफ़र यहां पे किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इसमें देखेंगे तो जस्टिस BR गवई, सूर्यकांत, अभय S ओका और विक्रम नाथ ने सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को दिल्ली से शिफ्ट करने का फैसला किया गया, अर्थात उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि सिर्फ ट्रांसफ़र इस गंभीर मामले के लिए पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे पर न्यायपालिका के साख और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत बताई जा रही है। कुछ वरिष्ठ जजों ने जस्टिस वर्मा को स्वेच्छा से इस्तीफा देने का भी यहाँ पे सुझाव दे दिया। वहीं देखा जाए तो अब थोड़ा नाटकीय मोड़ भी लेता जा रहा है मामला। दमकल विभाग की इसमें प्रतिक्रिया आई हुई है कि देखेंगे कि जो यहाँ पे दमकल विभाग के जो यहाँ पे प्रमुख है अतुल गर्ग ने यहाँ पे दावा किया हुआ है कि जस्टिस वर्मा के आवास पर अग्निशमन जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कर्मी हैं, उनको कोई भी नकदी नहीं मिली थी। साथ ही अतुल गर्ग ने यह भी बताया हुआ था कि 14 मार्च की रात 11:35 रात में कंट्रोल रूम को वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली और 2 दमकल गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेज दिया गया। रात यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11:43 के आसपास दमकल गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, उनके आवास पर पहुँची और आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से भरे एक स्टोर रूम में लगी हुई थी। किसी के भी हताहत होने की कोई यहाँ पे खबर नहीं थी। हालांकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आग पर महज 15 मिनट में ही काबू पा लिया गया और आग बुझाने के तुरंत बाद हमने पुलिस को आग की घटना की सूचना भी दी। उसके बाद अग्निशमन विभागियों के कर्मियों की टीम मौके से चली गई। हमारे कर्मियों को आग बुझाने के दौरान किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई नकदी नहीं मिली हुई है। अब इसमें देखेंगे तो विपक्ष की भी एंट्री हो चुकी है। कल ही यहाँ पे देखा जाए शुक्रवार को 21 मार्च को राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठाया गया। वहीं यहाँ पे कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के द्वारा यहाँ पे बोला गया कि जज के घर से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलना बहुत गंभीर मामला है और इसे इनका तबादला करके दबाया नहीं जा सकता है। न्यायपालिका में देश का विश्वास रखने के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि यह पैसा किसका है और जज को क्यों दिया गया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इनके द्वारा कहा गया कि अग्निशमन विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो से बेहतर काम कर रही है। हालांकि एक सरकेजम का भी इसमें थोड़ा बहुत टोन था।
अब यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि आखिर ये कौन है जस्टिस यशवंत वर्मा। इनका जो परिचय है, ठीक है, मैं इसका क्रेडिट दैनिक जागरण को देना चाहता हूँ। नाम है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ सब यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रेजुएशन इन्होंने 1992 में किया हुआ है लॉ यूनिवर्सिटी रीवा से। 2006 में देखेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए विशेष अधिवक्ता रहे। साथ में देखेंगे तो 2012 से 2013 तक यूपी सरकार के लिए मुख्य स्टैंडिंग काउंसलिंग रहे। 13 अक्टूबर 2014 को अतिरिक्त जज बनाए गए, लेकिन 1 फरवरी 2016 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अस्थायी जज के रूप में शपथ ली हुई थी। और फाइनली 11 अक्टूबर 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ। और अभी जो मामला चल रहा है 2025 में मार्च के महीने में, जो कि इनका वापस से स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र जो कर दिया गया है वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो जो बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है कि भाई ऐसे लोगों को घर वापसी कराई जा रही है, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट एक कूड़ेदान है? अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफवाह फैलाई जा रही है। यहाँ पे देख पा रहे हैं एएनआई के द्वारा यहाँ पे लंबा चौड़ा यहाँ पे एक्स पे यहाँ पे ट्वीट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च शुक्रवार देर शाम यहाँ पे बयान जारी किया और कहा कि जस्टिस वर्मा के बंगले की घटना के संबंध में अफवाह फैलाई जा रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा इसमें, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव ऐसा नहीं कि दबाव में लिया जा रहा, बिल्कुल ही उसको निष्पक्ष और जांच प्रक्रिया से बिल्कुल वो अलग है, उनको करना था, इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद है कि अब दिल्ली से वापस कहाँ भेजा रहा है, इलाहाबाद यहाँ पे भेजा जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी वे सेवा दे चुके हैं। लेकिन फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि इस मामले की यहाँ पे जांच चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ पे देख पा रहे हैं, नाम है डीके उपाध्याय ने मामले में इन हाउस जांच यहाँ पे शुरू कर दी है। यहाँ पे अब एक टर्म आया है, इन हाउस जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद से वे अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सौंपेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग जान लीजिए क्या होती है इन हाउस जांच। देखा जाए यहाँ पे तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार, अनियमितता या कदाचार के आरोपों की जांच के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन हाउस प्रक्रिया तैयार की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत सीजेआई पहले संबंधित न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगते हैं। अगर यहाँ पे स्पष्टीकरण असंतोषजनक होता है तो एक जांच पैनल इस पर गठित किया जाता है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्तर पर होने वाली जांच में क्या निष्कर्ष निकालता है। देखा जाए दरअसल महाभियोग प्रक्रिया लाकर ही किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को उनके पद से हटाने का प्रावधान संविधान में किया गया है। इसके लिए आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है। देखा जाए तो कॉलेजियम प्रणाली भारत में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित एक प्रणाली होती है। इस प्रणाली के तहत भारत की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का निर्णय मुख्य रूप से न्यायपालिका द्वारा ही लिया जाता है, न कि सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि फिर कॉलेजियम प्रणाली में सरकार की कोई भूमिका होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, सरकार को कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करना होता है, लेकिन यदि कोई उसे आपत्ति होती है तो वह इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। इसके बाद से यदि कॉलेजियम अपने फैसले पर पुनः जोर देता है कि नहीं, हमने जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है उसी पे मुहर लगना चाहिए, तो सरकार को इसे मानना अनिवार्य होता है। और यकीन मानिए, इसके लिए कई बार इसकी आलोचना भी होती है, इस कॉलेजियम सिस्टम की, कॉलेजियम प्रणाली की, क्योंकि इसमें देखा जाए तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी के कारण, ठीक है, ये सब समस्याएं सामने आती है। इसीलिए बार बार इसमें, ठीक है, जोर भी दिया जाता है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इसे और अधिक पारदर्शिता और उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। जैसे कि जो मामला आया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफ़र का ही मामला आया हो कि कैसे एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत एक मीटिंग बुला के इंस्टेंट किसी एक जज को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो कहीं न कहीं इसमें देखेंगे तो जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी कमी दिखाई दे रही है।
एक और चीज़ों की आप लोग ठीक है बारे में जान लीजिए, जैसे कि भारत में जज पर महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ जज की प्रक्रिया क्या होती है, इसको भी मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा देता हूँ। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को ही यहाँ पे महाभियोग कहा जाता है। देखा जाए तो बहुत ही यह कॉम्प्लेक्स, अपने आप में कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4), 124(5) में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए किया गया है। वहीं यहाँ पे अनुच्छेद 217(1)(b) में उच्च न्यायालय के जजों के लिए प्रावधान किया गया है। अब इसमें देखेंगे तो कुछ स्टेप को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जज को हटाने का आधार इस पर क्या होना चाहिए, तो संविधान के अनुसार बताया गया है कि किसी न्यायाधीश को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। एक तो है यहाँ पे अविवेकपूर्ण आचरण और दूसरा होता है यहाँ पे अयोग्यता। वहीं यहाँ पे देखा जाए महाभियोग की प्रक्रिया के कुछ यहाँ पे स्टेप होते हैं। 4 चरण आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पहला जो चरण होता है, इसमें प्रस्ताव लाना होता है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। वहाँ पे देखेंगे तो न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव में कंडीशन ये होता है कि जैसे लोकसभा से या फिर ठीक है 100 सांसद, या राज्यसभा से जहाँ पे सीटों की संख्या कम है तो वहाँ पे 50 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होता है। अब यहाँ पे स्टेप सेकेंड आता है, चरण सेकेंड है, यहाँ पे जांच समिति का गठन किया जाता है। क्योंकि प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद कौन सा चरण 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो चरण सेकेंड में यहाँ पे प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा या फिर राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के यहाँ पे अध्यक्ष 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। जिसमें देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश होते हैं, साथ में एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के। इसके अलावा देखेंगे तो एक प्रतिष्ठित न्यायविद, ठीक है, ज्यूरी यहाँ पे एक शामिल किया जाता है। 3 लोगों की यहाँ पे एक पैनल होती है। यह जो समिति है जज के खिलाफ लगे आरोपों को जांच करती है और फिर से रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करती है। अब यहाँ जो तीसरा जो स्टेप होता है, संसद में मतदान की प्रक्रिया। यदि जांच समिति आरोपों को सही पाता है, जो मतलब जितना भी एलिगेशन लगा हुआ है, तो संसद से संबंधित सदन में प्रस्ताव पर मतदान होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो सदन में जो यहाँ पे मतदान होगा, ठीक है, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम यहाँ पे 2/3 यहाँ पे मेजोरिटी होना चाहिए और कुल सदस्यत्व का कम से कम यहाँ पे 50% यहाँ पे समर्थन होना चाहिए। और यह प्रस्ताव एक सदन में पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में यहाँ पे इसे ठीक है मैं बहुमत से यहाँ पे पारित करना होता है। जैसे कि पहली बार अगर लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में भी इसी प्रोसेस के साथ करना होगा। अब यहाँ पे भी दोनों ही सदनों से जब अप्रूवल मिल जाएगा तो फिर अंतिम जो स्टेप है यहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति। यदि दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद न्यायाधीश को पद मुक्त कर दिया जाता है। तो यहाँ आपको समझ में लग रहा होगा आके इतना जानने के बाद कि कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, बहुत ही लंबा चौड़ा, समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ तक आते आते तो मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और यही कारण है कि आज तक लगभग ना के बराबर ठीक है महाभियोग की प्रक्रिया चली है। तो इस चीज़ को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अभी भी मामला पूरी तरीके से चल रहा है, जांच जारी है। कोई भी इस मामले में अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर ठीक है अपडेट कराऊंगा ही कराऊंगा। क्योंकि जब तक देखिए मामला पूरी तरीके से, मामला है किसका है, एक जस्टिस का मामला है, हाई कोर्ट के जज का मामला है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो जब तक पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आ जाती, क्योंकि मीडिया में ये लगभग 1 वीक से ये न्यूज़ चल रहा है, इसीलिए मुझे लगा कि ये सब बातों को ठीक है कई तरह के यहाँ पे कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ रही थी तो सबका पक्ष मैंने एक जगह कंपाइल करके रख दिया है। अब जब तक फुल्ली यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आ जाती, सीजीआई को जो रिपोर्ट सौंपा जाएगा, सौंपने के बाद ही ये पता लगेगा कि आखिर क्या क्या हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मामले में आपकी क्या राय है नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।